हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों है। जस्टिस पी.आर. गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वो 14 मई को चीफ जस्टिस के पद की शपथ लेंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर होंगे और अगले ही दिन जस्टिस गवई पदभार भी संभालेंगे। वो देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे। जो ये न्यूज़ है दैनिक भास्कर से ली गई है और इसके प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करें तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बी.आर. गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की थी। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया और इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। परंपरा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम है, इसीलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का होगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे और उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 को है। जरा जानते हैं आखिर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई हैं कौन। ये एससी समुदाय के दूसरे चीफ जस्टिस हैं जिनका जन्म 24 नवंबर 1960 में हुआ था और इनकी जन्म स्थान अमरावती महाराष्ट्र में है। 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के रूप में इन्होंने प्रैक्टिस की थी और 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुए थे। 2019 में 24 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने और महत्वपूर्ण फैसलों में इनके राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद और 2019 में राफेल डील प्रमुख हैं। अब जरा बात करते हैं इनके कुछ प्रमुख फैसलों की। तो सबसे पहले बात करेंगे नोटबंदी को वैध इन्होंने ठहराया था 2023 में। जस्टिस गवई ने 2016 की नोटबंदी योजना को 4:1 बहुमत से वैध ठहराते हुए कहा था कि ये निर्णय केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श के बाद लिया गया था और ये आनुपातिकता की कसौटी पर खरा भी उतरता है। ईडी निदेशक के कार्यकाल का अवैध विस्तार 2023 में इनका दूसरा प्रमुख फैसला माना जाता है। जुलाई 2023 में जस्टिस गवई की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के तीसरे विस्तार को अवैध घोषित किया और उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद छोड़ने का निर्देश भी दिया था। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक 2024 में जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकते, अगर होती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई 2022 में इनके प्रमुख फैसलों में से एक था। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 30 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया, यह मानते हुए कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके अलावा वड़ियार आरक्षण को असंवैधानिक इन्होंने घोषित किया था 2022 में। तमिलनाडु सरकार के वड़ियार समुदाय को विशेष आरक्षण देने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के असंवैधानिक करार दिया क्योंकि यह अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण था। तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत 2023 में। जस्टिस गवई की पीठ ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 के गोधरा दंगों से संबंधित मामले में नियमित जमानत प्रदान की थी। सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 2023। जस्टिस गवई ने उस संविधान बेंच का हिस्सा थे जिसने निर्णय दिया था कि मंत्रियों और सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। तो अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और क्षमता की। सर्वोच्च न्यायालय में 8 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य थे। संसद ने समय के साथ न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की और वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य। न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यताओं की बात करें तो अनुच्छेद 124 का जो तीसरा खंड है उसके अनुसार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है यदि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 साल या फिर लगातार 2 ऐसे न्यायालयों में उसने काम किया होगा। वैकल्पिक रूप से किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता रह चुका हो या फिर लगातार 2 या 2 से ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता रह चुका हो। राष्ट्रपति की राय में वो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता भी होना चाहिए, यानी कि जिसको विधि का अच्छा ज्ञान हो। अब बात करते हैं नियुक्ति की। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के दूसरे खंड के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति सूचित नियुक्तियां करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श भी करते हैं, यानी कि अपनी इच्छा से नहीं, परामर्श के आधार पर। अब हम बात करते हैं शपथ की।
प्रत्येक नियुक्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति या फिर किसी नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी और उस पर हस्ताक्षर भी करना होगा। और शपथ में भारत के संविधान, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने तथा बिना किसी भय या फिर पक्षपात के कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिबद्धता भी शामिल होती है। इनके कार्यकाल और त्यागपत्र की बात करें तो न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उसके लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है संविधान में, और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। हालांकि कोई भी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु से पहले भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप करके इस्तीफा दे सकता है। अब इनके वेतन भत्ते की बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके जो वेतन भत्ते या फिर विशेषाधिकार हैं या फिर छुट्टियां हो गई या फिर पेंशन हो गई, तो ये सब कुछ निर्धारित करती है संसद। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि से ही देय होता है। अब इनकी बात करते हैं सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध की। तो जो सेवानिवृत्ति होती है तो उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भारत की किसी भी अदालत में वकालत करने या फिर किसी भी सरकारी प्राधिकारी के समक्ष पैरवी करने पर प्रतिबंध होता है। जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 128 है, वो बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए वापस भी बुलाया जा सकता है, अगर केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हों या फिर बहुत ज़्यादा असमर्थता हो किसी न्यायाधीश के द्वारा या फिर कोरम खाली हो उस सिचुएशन में। अब बात करते हैं निष्कासन की। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है। निष्कासन प्रक्रिया के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित अभिभाषण की आवश्यकता होती है। निष्कासन के आधार पर सिद्ध दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता है, यानी कि कदाचार के आधार पर या फिर अक्षमता के आधार पर ही जो न्यायाधीश है उनको हटाया जा सकता है। संसद को अभिभाषण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को विनियमित करने तथा न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता की जांच करने और उसे साबित करने का अधिकार भी होता है। और एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं और उन्हें कार्यकाल के दौरान सिद्ध दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता के अलावा हटाया नहीं जा सकता। कोलेजियम की बात करें तो उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बना कोलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण पर निर्णय लेता है, चाहे उनको नियुक्त करना है या फिर उनको प्रमोशन देना है या फिर उनका ट्रांसफ़र करना है। तो ये सारे काम होते हैं कोलेजियम के। भारतीय संविधान में कोलेजियम शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसे न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से स्थापित किया गया है। कोलेजियम के विकास की बात करें तो ये समय समय पर कई प्रकार के ऐसे जज केसेस आए थे, तो जिनमें कोलेजियम का भी ऐसे करके विकास हुआ था। तो अगर हम बात करें प्रथम न्यायाधीश मामला जो कि 1981 में लाया गया था या फिर हुआ था, तो उसमें घोषणा की थी कि न्यायिक नियुक्तियों स्थानांतरणों पर CJI यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की प्राथमिकता को ठोस कारणों के लिए अस्वीकार किया जा सकता है। इस फैसले से अगले 12 वर्षों तक न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को न्यायपालिका पर प्राथमिकता मिल गई थी। जो दूसरा केस था वो आया था 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें कहा गया था कि परामर्श का वास्तविक अर्थ सहमति है, और इसमें कहा गया था कि ये मुख्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से बनाई गई संस्थागत राय है। जो तीसरा न्यायाधीश मामला था 1998 का, उसमें राष्ट्रपति के संदर्भ यानी कि आर्टिकल 143 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने कोलेजियम को 5 सदस्यीय निकाय में विस्तारित कर दिया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और उसके 4 वरिष्ठतम सहयोगी भी शामिल होंगे। इसके अलावा जो चौथा न्यायाधीश मामला था 2015 का, तो 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014, तो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और कोलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि NJAC का भी आपने नाम सुना होगा, तो उसके रूप में एक नए निकाय से प्रतिस्थापित कर दिया था। हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने चौथे जज के मामले में 99 संविधान संशोधन के साथ साथ NJAC अधिनियम को भी असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया था, और नतीजतन पहले की कोलेजियम प्रणाली फिर से लागू है। और वर्तमान समय भी जो कोलेजियम प्रणाली है उसके माध्यम से ही जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। तो मुझे लगता है आप आज का समझ गए होंगे हमारे 52वें न्यायाधीश कौन है। आप इसका आंसर दे सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि
उनको कैसे करके चुना जाता है, उनके वेतन भत्ते शपथ और कैसे करके उनको निष्कासित किया जाता है। साथ ही साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि कॉलेजियम कैसे कैसे करके विकसित हुई। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसा ही कंटेंट मिले तो आप जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट प्लस PDF भी मिल जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।